नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको आप रट्टा नहीं मार सकते। ठीक है, रटने वाली चीज़ें इसमें नहीं है, चीज़ें समझने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। एनिमेशन के माध्यम से आपको मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारे मन में सवाल उठता है, जैसे कि चैप्टर का हेडिंग है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, है ना। जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसी परिभाषा से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, जीवंत मतलब जिसमें जीवन मौजूद हो, है ना। दस्तावेज यानी कि यहाँ पे कोई मोटी किताब हो सकती है जिसको हम दस्तावेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जीवंत दस्तावेज का मतलब है वह दस्तावेज जिसमें परिवर्तन होता रहे, जो पहले जैसा था वैसा अब नहीं है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीवंत दस्तावेज बोलेंगे। और भारत का जो संविधान है उसको हम एक जीवंत दस्तावेज ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को लिख के तैयार कर दिया गया था, है ना। इसको लागू कब किया गया था, ये चलन में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसको हमने औपचारिक रूप से लागू किया था। और आज संविधान को लागू हुए लगभग 74 साल हो चुके हैं। आप लगा ले 50 साल उधर का, और अभी हम 2024 में है ना, लगभग 74 साल। ठीक है, 73-74 साल हो चुके हैं। तो संविधान आज से 73-74 साल पहले बना है। क्या अभी के लोगों की जो जरूरत है वो उस समय के लोगों की जरूरतों से मेल खाती होगी? नहीं, है ना। आज का जो भारत है वो 1950 के भारत से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसलिए संविधान में परिवर्तन होना, समय के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी था, और इस बात को हमारे संविधान निर्माता जानते थे। और इसीलिए उन्होंने संविधान के कई प्रावधानों को कठोर बनाया, जिसमें परिवर्तन करना बहुत कठोर था। कुछ प्रावधानों को बहुत ही लचीला बनाया, जिसमें संशोधन करना, परिवर्तन करना बहुत आसान था। इस तरीके से हमारे संविधान को बनाया गया है। देखिए, अगर हम दुनिया के बहुत सारे संविधानों की बात करें तो संविधान को पूरी तरीके से परिवर्तित किया गया, वहां का संविधान सही से चल नहीं पाया। लेकिन भारत का संविधान अभी तक दोबारा लिखा नहीं गया। एक ही बार संविधान को हमने लिखा है, बस उसमें हम क्या कर रहे हैं? संशोधन करके अपना काम चला रहे। लेकिन आप अगर दुनिया के बहुत सारे देशों की बात करो, जैसे कि हम सोवियत संघ की बात करें, ठीक है, सोवियत संघ जो है उसके संविधान को कई बार लिखा गया। जैसे कि सबसे पहले 1918 में तैयार किया गया, 1924 में इस संविधान को दोबारा से तैयार किया गया, 1936 में, फिर 1977 में। ठीक है, वहां पे संविधान लिखा गया। उसके बाद आपको पता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो यूएसएसआर था उसका अंत हुआ, और उसके बाद फिर रूस ने एक नया संविधान बनाया अपना 1993 में। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे संविधान कोई स्थायी रूप से उनका संविधान नहीं चल पाया। इस तरीके से मैं फ्रांस का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ठीक है, फ्रांस ने भी अपने संविधान को कई बार बनाया। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, आपको पता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उसके बाद 1793 में उन्होंने क्या किया था? अपना पहला संविधान बनाया था। ठीक है, और इसी के साथ प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र की स्थापना भी वहां पे देखने को मिलता है। फिर 1848 में उन्होंने दूसरा संविधान बनाया। ठीक है, उसके बाद 1875 में उन्होंने तीसरा संविधान बनाया। उसके बाद 1946 में उन्होंने अपना चौथा संविधान बनाया। उसके बाद 1958 में उन्होंने अपना पांचवा संविधान बनाया। इसी साथ आप नेपाल का भी एग्जाम्पल जानते होंगे। नेपाल के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना, कितनी बार उनका भी संविधान बदला गया है। ठीक है, लेकिन भारत में ये चीज नहीं हुआ। ठीक है, भारत में 1950 में जो संविधान बना है उसी संविधान को आज तक हम चलाते आ रहे हैं। लेकिन जरूरत के हिसाब से परिवर्तन होते रहे हैं। हमारे लीडर्स की जो समझ थी कि उस समय के लोगों की जो जरूरतें थी उसके हिसाब से तो उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान भी कर दिए कि भाई अगर आगे चल के लोगों की जरूरतें बदलती है, लोगों की समस्याएं बदलती है, तो उसके अनुसार संविधान में संशोधन भी किया जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाला है। तो उसी चीज को हम समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान में आखिर परिवर्तन होता कैसे है, चेंजेस कैसे किया जाता है, संशोधन मतलब परिवर्तन कह रहा हूँ, संशोधन कैसे किया जाता है भारतीय संविधान में, उसी के बारे में हम समझने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, एक तो कठोर संविधान होता है, एक लचीला संविधान होता है। ठीक है, तो कठोर और लचीले संविधान में क्या अंतर है? तो देखिए, कठोर संविधान हम उस संविधान को बोलते हैं जिसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता। और लचीला संविधान हम उस संविधान को बोलेंगे जिसमें परिवर्तन करना आसान है, साधारण बहुमत के आधार पर ही उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। कुछ प्रावधान में तो भाई आसानी से परिवर्तन कर सकते हो, है ना,
कुछ कानून में आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन कुछ में परिवर्तन करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, उसको हम समझते हैं। सो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे आपको अनुच्छेद 368 के बारे में समझ लेना चाहिए। अनुच्छेद 368 जो है, इसमें वर्णन किया गया है कि भारत में संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। और ये संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, और इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 368 में किया गया है। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाता है, उसमें अनुच्छेद 368 में जो वर्णित जो चीजें हैं उसको लागू नहीं किया जाता। सामान्य बहुमत के आधार पर भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि अनुच्छेद 2 की हम बात कर लें, तो अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। तो ऐसे जो संशोधन है उसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, साधारण बहुमत के आधार पर ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, इसमें भी आसानी से परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना होगा जो संविधान में संशोधन करने के लिए जो प्रक्रिया है, यहाँ पे 3 प्रक्रियाएं बताई गई। 3 प्रक्रियाओं के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन हो सकता है, जिसमें सबसे पहले है संसद में साधारण बहुमत के आधार पे। ठीक है, अब संसद में साधारण बहुमत के आधार पे ये बहुत आसान प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि भाई जितने भी संसद, जैसे मैं लोकसभा का एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो लोकसभा के टोटल अगर मैं सदस्यों की बात करूँ तो कितने सदस्य है, लोकसभा के टोटल सदस्य आपको पता है कितने हैं, 545। और इसमें से मान लेते हैं कि जो 400 सदस्य उपस्थित है, ठीक है, मतदान करने के लिए, तो परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए कितने लोगों का समर्थन चाहिए होगा, 50% + 1, है ना। यानी कि 201 सदस्यों का वोट अगर मिल जाता है उस प्रस्ताव को तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन किया जा सकता है। दूसरा जो तरीका होता है उसमें होता है कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर परिवर्तन किया जाता है, जिसको हम विशेष बहुमत भी बोलते हैं। विशेष बहुमत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। अब विशेष बहुमत में क्या प्रावधान किया गया है हम उसकी बात कर लेते हैं। विशेष बहुमत होता क्या है उसको हम समझते हैं। सो प्यारे बच्चों, विशेष बहुमत में क्या होता है कि विशेष बहुमत में सदन में जितने भी सदस्य हैं उनका 50% + 1 वोट तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 वोट चाहिए, तब जाके संविधान में संशोधन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो, सबसे पहले मैंने बोला कि भाई जितने सदस्य है सदन के, उनका 50% + 1, जैसे कि मान लो कि लोकसभा के 545 सदस्य है। ठीक है, तो उनका अगर 50% + 1 की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपको 273 वोट चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ मान लो कि इसमें बहुत सारे सदस्य अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे। मान लो 400 सदस्य हमारे उपस्थित थे। ठीक है, तो 400 सदस्य जो उपस्थित है, उपस्थित सदस्यों का लगभग 2/3 समर्थन चाहिए होता है। अब 2/3 आप कैसे निकालोगे, तो 400 है, 400 को आप 2 से गुना करो, ठीक है, 800 हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने सदस्य बनेंगे उतने सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा विशेष बहुमत के आधार पे। तो आप लोग बताएंगे कि जो हमारे 400 सदस्य उसका 2/3 कितना होगा, आप कमेंट में मेरे को बताएंगे। ठीक है, इतने सदस्यों का समर्थन मिलेगा तभी जाके उसको उस प्रस्ताव को पारित माना जाएगा। ठीक है, तो विशेष बहुमत आप समझ गए। अब जो तीसरा प्रावधान मैंने बताया आपको, तीसरे प्रावधान में क्या होता है, विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिकाओं का समर्थन भी चाहिए, है ना। ये भी विशेष बहुमत आप समझ चुके। और दूसरा, कुल राज्य जो है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके कम से कम आधी विधायिकाएं जो है, मतलब विधान पालिका जो है, ठीक है, उनका समर्थन भी चाहिए होगा, जब भी जाके संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप संविधान में संशोधन की ये जो तीनों प्रक्रिया है उसको समझ चुके होंगे। अब इसी तरीके से संविधान संशोधन जो विधेयक है, अगर दोनों सदनों में इसी तरीके से पारित हो जाता है ना, तो उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के पास ये पावर, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि उस पर पुनर्विचार करने के लिए उसको भेज सके या फिर संयुक्त अधिवेशन बुला सके। ऐसा कोई अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति सीधा क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और संविधान में फिर संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 प्रक्रियाओं के बारे में मैंने जोर दिया है। सबसे पहले साधारण बहुमत के आधार पर किस तरीके से होता है, विशेष बहुमत के आधार पर किस तरीके से होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था विशेष बहुमत तथा आधी जो विधायिकाएं हैं उनका भी
मतलब जो कुल राज्य है उसकी आधी विधायिकाओं का भी सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया होती है। उम्मीद करता हूं आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, किसी पॉइंट में दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट में बता सकते हो कि रोशन भैया समझ में नहीं आया। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल दोस्त की तरह। जैसे फ्रेंड आपको चीज़ें समझाते हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाता है, वैसे ही आप मेरे को अपना फ्रेंड ही समझो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर भी जरूर करें भाई, और वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब को पता लगे कि हाँ भाई इस चैनल पे एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टूडेंट को, और यूट्यूब अपने आप इस चैनल की ग्रोथ को बढ़ा दे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।